दरवाजा क्यों बंद है। मैंने दीवारों पर कोई ऐसा बटन तलाश किया जिसे दबाकर किसी को बुलाया जा सके, लेकिन ऐसा कोई बटन भी नजर नहीं आया। ये क्या मामला है? मैं तो एक तरह से यहाँ कैद हो गया हूँ, लेकिन क्यों? आखिर क्यों? वो मुझे घूरता हुआ मेरे नजदीक आया और दफतन उसका उल्टा हाथ मेरे मुंह पर पड़ा। इस गैर मुतवक्के ज़र्ब से मैं लड़खड़ा कर सोफे पर गिर पड़ा। दो आदमी थे जिनके हाथ में दबे हुए पिस्तौल नुमाया थे। वो मुझे मशकूक निगाहों से देख रहे थे और पूरी तरह मोहतात थे। मैंने कहा, ये लाश किसकी है? इसे यहाँ क्यों रखा गया है? खोए हुए दोस्त की तलाश। अली अगर लंदन में हो तो लेस्टर स्क्वायर की इमारत नंबर 12 में आ जाओ। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए बेचैन है, जोशू। ये पैगाम मेरे अलावा और किसके लिए हो सकता था? मेरा दोस्त, मेरा हमदर्द जोशू यहाँ तक आन पहुंचा था। जहन में अजीब तासुरात उभर आए थे। सारी उदासी दूर हो गई। जोशू के लिए दिल में अकीदत पैदा हो गई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ी सी शनासाई को न जाने कौन कौन से रूप देते हैं। समझ ही में नहीं आता कि उनके सीने में कौन सा दिल धड़कता है। जल्दी जल्दी कॉफी पी और फिर बिल अदा करके उठ गया। अखबार तय करके जेब में रख लिया था। मैं उसी वक्त जोशू से मिलना चाहता था। उसकी आमद के एहसास ने तबीयत में एक जुलानी सी पैदा कर दी थी। हालांकि एक एहसास से शर्मिंदगी भी था। जोशू के लिए कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं थी मेरे पास। अभी तक लंदन में मैं अपने लिए कोई बेहतर मकाम नहीं बना सका था। उसे यही बताना पड़ेगा, या फिर मुमकिन है जोशू को एंड्रयू एलिस की हकीकत मालूम हो गई हो और वो बेचारा फिर हालात संभालने आन पहुंचा हो। लेकिन बहुत मुख्तसर वक्त में ये सब कुछ हो गया था। इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हुआ? मैंने लेस्टर स्क्वायर के बारे में मालूम किया और फिर एक डबल डेकर बस में बैठकर चल पड़ा। लंदन से नावाकफियत बुरी तरह खल रही थी। बराबर की नशिस्त पर स्याह बालों वाली एक नौजवान लड़की बैठी हुई थी। किसी कदर पस्ता कामत लेकिन पुरकशिश। लंबे लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वो यूरोपी तर्ज के खूबसूरत लिबास में मलबूस थी। चंद साथ के बाद उसने मेरी तरफ देखा तो मेरे होंठों पर खामखा मुस्कुराहट फैल गई। वो भी मुस्कुराती। मैंने कहा हेलो और उसने गर्दन खम कर दी। मौसम कुछ खराब है। वो बोली, ऐसा ज्यादा भी नहीं। मैंने कहा, आप कहाँ जा रही हैं? वो बोली, स्ट्रेथम। मैंने पूछा, क्या लेस्टर स्क्वायर रास्ते में पड़ता है? उसने चौंक कर कहा, हाँ। क्या आप अजनबी हैं? मैंने कहा, सयाह हूँ। वो बोली, ओह, कौन से मुल्क से ताल्लुक रखते हैं? मैंने कहा, मैं पाकिस्तानी हूँ। इस बार वो दिल से मुस्कुराई। खूब, लेस्टर स्क्वायर पर उतरेंगे आप? मैंने जवाब दिया, जी। बोली, तीसरा स्टॉप होगा। मैंने शुक्रिया अदा करके गर्दन हिला दी। फिर पूछा, आप भी मकामी मालूम नहीं होती? उसने इंकिशाफ किया, मैं यूरोप और अफ्रीका का इम्तिजाज हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने मुस्कुरा कर कहा, माँ बरतानवी, बाप अफ्रीकी। मैंने आहिस्ता से कहा, ओह। फिर मैं खामोश हो गया। उसके स्याह बाल और स्याह आंखें इस स्याह सफेद इम्तिजाज का मजहर थे। बहरहाल इससे ज्यादा छानबीन बेसूद थी। मैं जानता था कि उसे दोस्त बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फायदा? मैं तो खुद ज्यादा लोगों से बचना चाहता था। तीसरे स्टॉप पर मैंने बस छोड़ दी। अब इमारत नंबर 12 की तलाश थी। इस सिलसिले में भी एक राहगीर से मदद ली और उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वो नंबर 9 है। इसी तनासुब से 10 और 11 छोड़ दें, 12वीं इमारत मिल जाएगी। मैं शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गया। 12 नंबर इमारत खासी कुशादा और खूबसूरत थी। बड़ा गेट दोनों तरफ से सुर्ख फूलों से लदा हुआ था और गेट पर बाईं समत बेल लगी हुई थी। मैंने धड़कते दिल से कॉल बेल पर उंगली रख दी और चंद साथ के बाद एक दराज कामत शख्स गेट पर आ गया। उसके कद्दोखाल चीनियों कैसे थे, लेकिन कद्दोकामत से वो आम चीनियों से मुख्तलिफ लग रहा था। उसने मुझे देखा और फिर चौंक पड़ा और मुस्कुरा दिया। मिस्टर अली, उसने कहा और दरवाजे के सामने से हट गया। उसके अंदाज में एहतराम था। मैं गहरी सांस लेकर अंदर दाखिल हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तशरीफ लाइए जनाब। मैंने आपका नाम गलत तो नहीं लिया? मैंने उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं, लेकिन मुझे ताज्जुब है। वो बोला, क्यों जनाब? मैंने कहा, आप मुझे किस तरह पहचान गए? वो बोला, हमारे पास आपकी तस्वीर मौजूद है। लंदन में तकरीबन 20 अफराद आपको तलाश कर रहे हैं। मैंने कहा, खूब। मिस्टर जोशू कहाँ हैं? वो बोला, इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद पहुंच जाएंगे। उन्हें आपके आने की इत्तला दे दी जाएगी। उसने एक खूबसूरत ड्राइंग रूम खोल दिया और मैं एक सोफे पर बैठ गया। बोला, मैं इत्तला दे दूं? उसने इजाजत चाही और मैंने गर्दन हिला दी। दराज कामत चीनी बाहर निकल गया था। मैं जोशू के बारे में सोचने लगा। उस शरीफ-उन-नफ्स शख्स ने मेरे लिए जिस कदर जिद्दोजहद की थी, कभी फरामोश नहीं की जा सकती थी। मैं भला उसे उसके एहसानात का क्या सिला दे सकता था। देर तक ड्राइंग रूम का जायजा लेते हुए ख्यालात में खोया रहा। फिर दरवाजे पर आहट हुई और 2 चीनी नौजवान अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने झुककर ताज़ीम की और फिर उनमें से एक ने कहा, तशरीफ लाइए जनाब, और मैं उठ गया।
मैंने पूछा, क्या मिस्टर जोशू आ गए हैं? वो बोला, जी हाँ, कुछ देर के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, उस चीनी ने कहा, और मैं खामोशी से चलता हुआ एक दूसरे कमरे के दरवाजे पर आ गया जो एक तवील राहदारी के आखिरी सिरे पर था। चीनियों में से एक ने आगे बढ़कर एहतराम से दरवाजा खोल दिया और मुझे अंदर चलने का इशारा किया। ये एक ठंडा और खूबसूरत कमरा था। खुशगवार खुनकी फैली हुई थी। फर्श पर कीमती कालीन बिछा हुआ था और उसी की मुनासिबत से फर्नीचर भी आला दर्जे का था। वो बोला, आप आराम करें, अगर गुस्ल करना चाहें तो वो बाथरूम मौजूद है, इसके अलावा किसी चीज की हाजत हो तो। मैंने कहा, क्या मिस्टर जोशू से मुलाकात में देर लगेगी? वो बोला, थोड़ी देर, वो यहाँ मौजूद नहीं थे, उन्हें आपके आने की इत्तला दे दी गई है, बस पहुंचने वाले होंगे, उस चीनी ने कहा, और मैं एक आरामदेह सोफे की तरफ बढ़ गया। दोनों चीनी गर्दन खम करके बाहर निकल गए थे। मैं खामोश बैठा रहा, लेकिन इस तरह तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। बोरियत होने लगी। दरअसल मिस्टर जोशू से मुलाकात की इतनी जल्दी थी कि मुझे ये ताखीर नागवार लगने लगी। फिर मैं अपनी जगह से उठकर उस खिड़की की तरफ बढ़ गया जिस पर पर्दा लहरा रहा था। मैंने पर्दा सरकाया और खिड़की की चिटखनी खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की बाहर से बंद थी। अजीब तर्ज की खिड़की थी, बेहद मजबूत, उसमें शीशे भी नहीं थे, लेकिन उसके बाहर से बंद होने की वजह समझ में नहीं आई। मैं खिड़की के पास से हट गया और कमरे की दूसरी चीजों को देखने लगा। गुस्ल खाने का दरवाजा खोलकर अंदर झांका। खूबसूरत गुस्ल खाना था। फिर दरवाजे पर आ गया और रास्ता खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा भी बाहर से बंद था। तब पहली बार मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, दरवाजा क्यों बंद है? मैंने दीवारों पर कोई ऐसा बटन तलाश किया जिसे दबाकर किसी को बुलाया जा सके, लेकिन ऐसा कोई बटन भी नजर नहीं आया। ये क्या मामला है? मैं तो एक तरह से यहाँ कैद हो गया हूँ, लेकिन क्यों? आखिर क्यों? मैंने दरवाजा जोर जोर से बजाया और किसी के कदमों की चाप सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई चाप सुनाई न दी। अक्ल से इस कदर पैदल भी था कि इस अनोखी सूरत हाल का अंदाजा भी न कर सकता। जेब से अखबार निकाल कर उस छोटे से इश्तिहार को कई बार देखा। जोशू की तरफ से था और मेरे लिए ही था। ये जगह भी सही थी जहां मैं आया था, लेकिन ये क्या असरार है? ये क्या हो गया? ये जोशू का कैसा इक़दाम है? ज़हन मुख्तलिफ सवालों में उलझ गया। एक बार फिर दरवाजे को जोर जोर से पीटा, लेकिन कोई सुनवाई न हुई और अब मेरे ज़हन ने किसी खतरे की गर्दान शुरू कर दी। लेकिन खतरा क्या था, ये बात अभी तक समझ में नहीं आई थी। अक्ल ने काम करना छोड़ दिया था। मैं दोबारा आराम कुर्सी पर आ बैठा। ले दे के एक ही बात जहन में आती थी, जोशू किसी तरह रोशनी में आ गया है। मेरे लंदन पहुंचने की खबर किसी तरह दूसरों को मिल गई है और शायद मैं दुश्मन के हत्थे चढ़ गया हूँ। वक्त गुजरता गया। इस दौरान मैं कई बार दरवाजे के पास गया, उसे पीटा, लेकिन यूं लगता था जैसे वहां कोई मौजूद ना हो। थक हार कर दोबारा अपनी जगह आ बैठा और फिर कई घंटे गुजर गए। उस वक्त रात हो गई थी जब कमरे के दरवाजे पर आहट हुई। मैं चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा, लेकिन मैंने उठने की कोशिश न की। दरवाजा खुला और दो आदमी अंदर घुस आए। उनके हाथों में स्टेन गन्ने थीं जिनकी नालें मेरी तरफ उठी हुई थीं। फिर एक तीसरा शख्स अंदर दाखिल हुआ। ये वही दराज कामत चीनी था जो सबसे पहले मुझे मिला था। वो मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया। दोनों स्टेन गन वाले कोनों में मुस्तैद खड़े हो गए। चीनी ने कहा, उठो। उसका लहजा करख्त था। मैं खड़ा हो गया। उसने फिर कहा, हाथ ऊपर करो। और मैंने एक बात महसूस की। जब पहली बार उसने मुझसे बात की थी तो उसके लहजे में तब्दीली थी। वो चीनियों के से अंदाज में इंग्लिश बोल रहा था, लेकिन उस वक्त उसका लहजा खालिस अमरीकी था। मैंने हाथ बुलंद किए तो उसने मेरी जेबों की तलाशी ली, लेकिन मेरे पास असलहा नहीं था। ताहम उसे जो कुछ मिला उसने निकाल कर एक तरफ रख दिया। आखिर में चौथा आदमी अंदर दाखिल हुआ। कुशादा जिस्म और चौड़े चेहरे वाला एक खतरनाक सूरत अमरीकी, जिसकी छोटी छोटी आंखों से शोले उबल रहे थे। वो मुझे घूरता हुआ मेरे नजदीक आया और दफतन उसका उल्टा हाथ मेरे मुंह पर पड़ा। इस गैर मुतवक्के ज़र्ब से मैं लड़खड़ा कर सोफे पर गिर पड़ा। कवि हैकल आदमी आगे बढ़ा और उसने मेरा गिरबान पकड़कर मुझे खड़ा कर दिया। उसकी दहकती हुई आंखें मुझ पर जमी हुई थीं और बारीक होंठ भिंचे हुए थे। शोलाबार आंखें मुझे घूरती रहीं। मेरी कैफियत भी ज्यादा बेहतर नहीं थी। दिल चाह रहा था कि इन खरमस्तियों का मुनासिब जवाब दूं, लेकिन खुद को इस जुनून खेजी से बाज रखा। जरूरी नहीं था कि हर जगह मुझे ही कामयाबी नसीब होती। दूसरे भी जहन रखते हैं, हाथ पांव रखते हैं, और फिर उस वक्त तो हालात ही बदले हुए थे। मैं निहायत इत्मीनान से चूहेदान में फंस गया था। अब एहसास हो रहा था कि बेशक अभी मेरी जहनी तरबियत मुकम्मल नहीं हुई, मैं कामयाबी से अमेरिकन पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर लंदन आ गया था। लेकिन लंदन की कैफियत भी मेरे लिए अमेरिका से मुख्तलिफ नहीं थी। अभी तक मैं कदम नहीं जमा सका था, अपने लिए कोई महफूज मकाम नहीं तलाश कर सका था। मुझे इन हालात से सबक लेकर और मोहतात हो जाना चाहिए था। हर जगह फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए था, मगर मैंने ऐसा न किया।
जोशु के नाम पर दौड़े चले आना दानिशमंदी तो नहीं थी। जोशु अमेरिका में रहने वाला चीनी था। उसने बेशक निहायत कामयाबी से मुझे लंदन पहुंचा दिया था, लेकिन अमेरिकी पुलिस अहमक तो नहीं थी। उसका जोशु तक पहुंच जाना नामुमकिन नहीं था, और यही हुआ। हालात बता रहे थे कि जोशु अमेरिकी पुलिस की निगाहों में आ गया था, वरना इसके हवाले से मेरे लिए चूहे दान तैयार न किया जाता। कवि हैकल शख्स ने निहायत नर्म आवाज में कहा, खादिम को ऑलिव हावर्ड कहते हैं। मेरा गिरबान अभी तक उसके चौड़े हाथ के शिकंजे में दबा हुआ था। मौजूदा सिचुएशन और उसके फिदवियाना अल्फाज एक मजे का खेज नौयत के हामिल थे। दफतन मेरे जहन की कैफियत भी बदल गई। मैंने खुश अखलाकी से मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलकर बेहद मुसर्रत हुई मिस्टर हावर्ड। वैसे हावर्ड का नाम मेरे लिए अजनबी नहीं था। जोशु मुझे उसके बारे में बता चुका था। वो भी नस्लन यहूदी था और उसने मेरी गिरफ्तारी का बीड़ा उठाया था। उसने मुझे सोफे पर धिक्का दिया। अभी मजीद मुसर्रत होगी। मैंने कहा, यकीनन यकीनन, मुझे पूरी उम्मीद है। हावर्ड घूमकर अपने साथियों की तरफ देखने लगा। उन लोगों ने इस दौरान चेहरों से मास्क उतार दिए थे और अब वो चीनियों की बजाय अमरीकी नजर आ रहे थे। हावर्ड पीछे हटकर एक सोफे की पुश्त से जा टिका। उसकी सुर्ख चमकीली आंखें अब भी मुझे घूर रही थीं और उसके पतले होंठों पर सफाक मुस्कुराहट थी। तब मैंने महसूस किया कि उस मनहूस यहूदी की आंखों की ये सुर्खी दायमी है, उसका ताल्लुक गुस्से से नहीं। उसने मुझसे मुखातिब होकर कहा, और तुम्हारा नाम तो किसी तारुफ का मोहताज ही नहीं है, क्या ख्याल है? मैंने मोहतात लहजे में कहा, शुक्रिया के अलावा और क्या कह सकता हूँ। वो तंजिया लहजे में बोला, गालिबन तुमने पूरे इसराइल को तबाह करने का अज़्म किया है। मैंने कहा, काश मिस्टर हावर्ड मैं ऐसा कर सकता। मेरे लहजे से कई शदीद तमन्नाओं का अक्स झलक रहा था। वो बोला, नहीं कर सकते। पूरे आलम इस्लाम की यही कैफियत है, लेकिन सब मजबूर हैं। आने वाले वक्त में ये मजबूरियां बढ़ती जाएंगी और इसराइल वसी से वसी तर होता जाएगा। जानते हो क्यों? इसलिए कि तुम्हारे दरमियान हावर्ड जैसे लोग नहीं हैं। मैंने मजे का उड़ाने वाले अंदाज में कहा, ओह, आपसे मिलकर दोबारा खुशी हुई मिस्टर हावर्ड। लेकिन वो मुस्कुराता रहा। बोला, तुमने एब्रन हॉल में हीरो बनने की कोशिश की थी। उसके बाद तुमने चंद नौजवानों को और हॉलीवुड में चंद मजहबी लोगों को कत्ल किया। अभी तक तुम्हें फलस्तीनी कज़ाकों का सहारा नहीं मिला। क्या बात है? मैंने कहा, मैंने कोशिश नहीं की। हावर्ड ने कहा, क्यों? मैंने कहा, इसलिए कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा नहीं हुई। हावर्ड ने पूछा, तो तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, मैं खामोशी से पाकिस्तान निकल जाना चाहता हूँ। हावर्ड का लहजा तंजिया था, हिसाब किताब के बगैर। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ऐसा ही इरादा था। हावर्ड बोला, क्या अमरीकी इंतजामिया इतनी ही अहमक है? मैंने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, वास्ता नहीं पड़ा कभी उससे। वो बोला, और वास्ता पड़ा भी तो चंद अहमक लोगों से, जिन्होंने तुम्हारी सतह का गलत अंदाजा लगाया और बुलंद परदाजी से काम लिया। उन्हें चाहिए था कि तुम्हें किसी छोटे से चूहेदान में फांसने की कोशिश करते। बहरहाल सूरत हाल बदल गई है। मैं तुमसे कुछ मालूमात चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि मेरे सवालात के दुरुस्त जवाब दोगे। मैंने बेनियाजी से कहा, कोशिश करूंगा। हावर्ड ने पूछा, जोशु से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने कहा, कौन जोशु? ऑलिव हावर्ड की कैफियत एकदम बदल गई। वो बेचैनी से हाथ मलने लगा। उसके बदन में जुम्बिश हुई जैसे किसी इज़्तिराब को दबाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर फौरन ही उसने खुद को संभाल लिया। बोला, तुम्हारी मौत मेरे लिए एक अहम फरीजा है जिसे मैं यकीनन अंजाम दूंगा, लेकिन तुम मेरे लिए ज्यादा अहमियत नहीं रखते। मैं जिस वक्त चाहूंगा तुम्हें चींटी की तरह मसल दूंगा। असल मसला कुछ और है। हुकूमत अमेरिका की इस पॉलिसी से मुझे शदीद इख्तिलाफ है कि उसने रियासत-ए मुत्तहिदा में चीनियों को बड़ी मुराद दे रखी है। मैं इस नस्ल से दिली नफरत करता हूँ। इसने अमन पसंदी का जो ढोंग रचा रखा है वो फ्रॉड है, और यकीन करो मैं इस फ्रॉड को नाकाम बना दूंगा। मैं उनकी सही तस्वीर हुकूमत को पेश करके उसे इस बात पर मजबूर कर दूंगा कि अमेरिका में एक भी चीनी न रहने दिया जाए। और मेरे दोस्त, तुम इस काम के लिए एक बेहतरीन आदमी साबित होगे। मैंने कहा, तुम यहूदी दुनिया में किसी से मोहब्बत भी करते हो? मुझे इस बात का जवाब दो। वो बोला, इसका जवाब वक्त देगा, वो वक्त जब दुनिया पर इसराइल की हुकूमत होगी, सिर्फ इसराइल की। हावर्ड का लहजा वहशियाना था। मैंने कहा, और ऐसा कभी नहीं होगा, ये मेरा ईमान है। जवाबन हावर्ड ने एक जुनूनी कहका लगाया, वक्त बताएगा, सिर्फ वक्त। मैंने कहा, वक्त बहुत कुछ बताएगा मिस्टर हावर्ड, देखते रहो। हावर्ड ने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं, बोला, और तुम लोग भी क्या याद करोगे कि किससे वास्ता पड़ा था? एब्रन हॉल में बेसरोपा तकरीर करके तुमने पाकिस्तानियों के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया है। तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ हो रहा है। बहरहाल ये सब बात की बातें हैं। पहली बार अमेरिका में एक मुक्तदर चीनी मेरे जाल में फंसा है। मैं देखूंगा कि वो किस कदर ज़हीन है। मैं बिलाखिर उस कछुए को उसके खौल से निकाल लूंगा। कब तक छुपा रहेगा वो, और तुम मेरी मदद करोगे।
मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे किसी कछुए से कोई दिलचस्पी नहीं। हावर्ड ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। बोला, जोशू से तुम्हारी मुलाकात कब और कैसे हुई? क्या तुम्हारे सिफारत खाने ने उसे तुम्हारी मदद पर आमादा किया था? मैंने सादगी से कहा, ये बात तुम मेरे सिफारत खाने से क्यों नहीं मालूम करते? वो बोला, वहां से भी मालूम कर ली जाएगी। तुम्हारा क्या जवाब है? मैंने कहा, सिर्फ ये कि मैं जोशू नामी किसी चीनी से वाकिफ नहीं हूँ। हावर्ड ने जाविया बदल कर पूछा, अमेरिका से इंग्लिस्तान किस तरह आए? मैंने सरसरी से जवाब दिया, जिस तरह भी मुमकिन हो सका। मैं इस सिलसिले में तफसीलात बताना पसंद नहीं करता। वो बोला, मिस्टर अली, तुम इतना जरूर समझ गए होगे कि मैंने अब तक जो कुछ किया है उसकी एक ठोस हैसियत है, वरना जोशू के नाम पर तुम दौड़े न चले आते। तुम्हारी आमद इस बात का ऐलान है कि हम सही खुतूत पर चल रहे हैं। बहरहाल तुम्हारी जबान खुलवाना मेरे लिए एक खेल की हैसियत रखता है। तुम्हारा एक एक उज्व मेरी बातों का जवाब देगा, इसके लिए इंतजार करो। मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ जहन्नम रसीद करूंगा। हावर्ड अब बदतमीजी पर उतर आया था। मैंने सुकून से जवाब दिया, ये तुम्हारी मर्जी है। ऑलिव हावर्ड फिर नॉर्मल हो गया। उसके होंठों पर पुरसुकून मुस्कुराहट फैल गई। न जाने उसके जहन में कौन से नए मंसूबे ने जन्म लिया था। उसने अपने साथियों की तरफ देखकर कहा, बेहतर है मिस्टर अली को आराम करने दिया जाए। इस तरह इन्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में फैसला करने में आसानी होगी। वो उठा और अपने साथियों के हमरा कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बाहर से बंद हो गया था। मैं उसकी इस गैर मुतवक्के हरकत पर हैरान रह गया था, लेकिन खुद को इतना मासूम जाहिर करना भी मौत को जल्द बुलाने के मुतरादिफ था। कम से कम इतनी बात तो समझ ही लेनी चाहिए थी कि कोई नया मंसूबा हावर्ड के जहन में आया था, जिसने फौरी तौर पर उसके रवैये में तब्दीली पैदा कर दी है। और ये नया मंसूबा क्या है? खैर, मैंने ऑलिव हावर्ड की ख्वाहिश के मुताबिक आराम करने का फैसला किया और मसहरी पर लेटकर उन हालात पर गौर करने लगा। हावर्ड क्या चाहता है? उसने बताया था कि वो अमेरिका में आबाद चीनियों से नफरत करता है। मेरी ज़हनी रौ जोशू की तरफ चली गई। एक नरम खू, मेहरबान और मोहब्बत करने वाला इंसान। कमबख्त ऑलिव हावर्ड न जाने किस तरह उसकी बू पा गया। अब इसमें तो कोई शुबा ही नहीं रह गया था कि हावर्ड ने किसी न किसी तरह तफसील मालूम कर ली है, लेकिन अंदाजा ये होता था कि वो अभी तक जोशू पर हाथ नहीं डाल सका। इसका मतलब है कि मुझसे बड़ी हिमाकत हुई है। जोशू के इश्तिहार पर मुझे यूं नाक की सीध में नहीं आना चाहिए था, बल्कि होना ये चाहिए था कि मैं पहले उस इमारत के गिर्द चक्कर लगाकर यहाँ के हालात मालूम करता और उसके बाद अगर मुतमईन होता तो फिर जोशू से मुलाकात करने की कोशिश करता। लेकिन मैंने हिमाकत की और जोशू की पोजीशन भी खराब कर दी। मुझे शदीद अफसोस होने लगा। मुमकिन है जोशू ने सिरे से मेरे वजूद को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया हो और मामला सिर्फ मेरी गिरफ्तारी पर मुनहसिर हो। मेरा इस तरह चले आना इस बात का सबूत है कि मेरा ताल्लुक जोशू से था। एहसास हिमाकत से मेरे जहन में चिंगारियां भर गईं। मुझे खुद पर शदीद गुस्सा आने लगा। मैंने अपनी बेवकूफ़ी से अपने इंतहाई मुखलिस दोस्त को खतरे में डाल दिया था। ये तो कोई बात नहीं हुई। सारा मामला मेरा ज़ाती है। दूसरों को मेरे इस जज्बे से कोई फायदा नहीं हुआ है, बल्कि मेरे दोस्त मेरी वजह से मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। मुझे पहले अपनी जहनी पहुंच, अपनी सलाहियतों का जायजा लेना चाहिए। जज्बे तो हर सीने में मौजन होते हैं, सिर्फ जज्बात से ही तो काम नहीं चलता, और भी बहुत सी चीजों की जरूरत है। अगर मेरी कारकर्दगी इतनी ही शानदार थी तो मैं अपनी हिमाकतों से तंजीम को भी नुकसान पहुंचाऊंगा। एब्रन हॉल की पुरजोश तकरीर ठीक थी कि मैं हकीकतों को झूठ में मलफूफ नहीं देख सकता था। उसके बाद मैंने शहनाज के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया था। उसके बाद खेल खत्म हो जाना चाहिए था। मुझे अमेरिकन पुलिस के हाथों गिरफ्तार होकर बिजली की कुर्सी पर बैठ जाना चाहिए था, या उससे मुकाबला करते हुए गोली का शिकार हो जाना चाहिए था, या अगर ये सब कुछ नहीं तो अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करना चाहिए था, न कि दोस्तों को अपने जज्बों का शिकार बनाता फिरूं। ये तो इंतहाई अहमकाना हरकत है। मुझे चाहिए कि खुद को आजमाऊं और अपने बारे में खुद ही फैसला कर लूं। अगर इस काबिल नहीं हूं तो फिर तो मुझे मर जाना चाहिए। ये एहसासात एक जुनून की शक्ल इख्तियार कर गए। मैं उठकर बैठ गया। अब हावर्ड की कैद मुझे गवारा नहीं थी। मैं खुद को आजमाने पर तुल गया था। मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मुझे कैद करने वाले अहमक नहीं थे कि ऐसी जगह कैद कर देते जहां से फरार होने में आसानी होती। कमरे में कोई ऐसी जगह नहीं थी, सिर्फ एक दरवाजा था जो बाहर से बंद था। मैं उस दरवाजे के पास पहुंच गया और फिर दरवाजे पर दस्तक दी। मेरी दस्तक पर बाहर से आवाज आई, क्या बात है? मैंने घबराई हुई आवाज में कहा, दरवाजा खोलो। चंद साथ के बाद दरवाजा खुल गया। दो आदमी थे जिनके हाथ में दबे हुए पिस्तौल नुमाया थे। वो मुझे मशकूक निगाहों से देख रहे थे और पूरी तरह मोहतात थे। मैंने कहा, ये लाश किसकी है? इसे यहाँ क्यों रखा गया है? मैंने खौफजदा अंदाज में कहा था और मेरा जादू चल गया। इस अनोखी और नाकाबिल यकीन बात पर उनकी तवज्जो मुझ पर से हट गई और वो किसी कदर कमरे में घुस आए। बस मैं इतना ही चाहता था। मैंने बड़ी महारत से उनके पिस्तौलों पर हाथ मारे और मैं पिस्तौल उनके हाथों से निकालने में कामयाब हो गया।
उनके हलक से बेइख्तियार आवाजें निकल गईं, लेकिन अब भला उन्हें संभलने का मौका किस तरह दिया जा सकता था। उस वक्त किसी बाकायदा जंग का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने उनमें से एक की गर्दन पकड़कर उसका सर दीवार से दे मारा। दूसरे ने अकब से मुझ पर हमला किया। उसका घूंसा मेरी गुद्दी पर पड़ा और मेरी आंखों के आगे तारे नाच गए। उसके साथ ही अकबी हमलावर ने मेरा कॉलर पकड़कर पीछे खींचा, लेकिन तवाजुन बरकरार न रख सका और मैं उससे उलझा हुआ उसी पर ढेर हो गया। ये मौका भी तकदीर से मिला था। मैं सांप की तरह पलटा और मैंने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ ली। दूसरे आदमी से मैं बेखबर हो गया था जिसे मैंने दीवार से टकरा दिया था। वो कमर टूटे सांप की तरह जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पेशानी का खून उसकी आंखों में भर गया था, जिसकी वजह से वो अंधा हो गया। दरवाजे की तरफ बढ़ने की बजाय वो अंदर चल पड़ा। इस दौरान मेरी गिरफ्त में दबे हुए शख्स की जिद्दोजहद खत्म हो चुकी थी। चुनांचे उसे छोड़कर मैंने इस कमर टूटे सांप को संभाल लिया और मेरे 2 घूंसे उसे भी अपने साथी के करीब लिटाने में कामयाब हो गए। मैं तो अब तमाम एहतियाती क़यूद से आज़ाद था। इस बात का अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी कि बाहर उनके अलावा कोई और भी मौजूद नहीं। अलबत्ता मैं उन दोनों के पिस्तौल अपने कब्जे में करना नहीं भूला था। दोनों पिस्तौल भरे हुए थे और उनमें 12 गोलियां मौजूद थीं। वैसे उनकी जेबों में करेंसी बहुत कम थी, ना होने के बराबर, ताहम काम चल सकता था। पिस्तौल संभाले हुए मैं बाहर निकल आया। राहदारी में हल्की रोशनी फैली हुई थी। उस रोशनी में और कोई नजर न आया। कालीन बिछा हुआ था, जिसकी वजह से कदमों की चाप भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैं राहदारी के मोड़ पर आया और फिर दूसरी तरफ घूम गया, जहां से 3 सीढ़ियां नीचे पुख्ता फर्श तक गईं, जो इमारत का खुला हिस्सा था। मैं उनसे नीचे उतर गया और फिर बगली दीवार से कूद कर बाहर निकल आया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।